जनरल सर्जरी का चैप्टर नंबर 18 ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम उसी तरह रीडिंग करेंगे जिस तरह जो सवाल आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो आप नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो उसमें कितने की होती है वो ट्रांसफ्यूजन, मतलब कितना खून लगता है और कितना उसमें आयरन होता है। तो नॉर्मल जो आपकी डोनेशन होती है ना वो 450 ml की आप खून लगाते हो, मतलब या डोनेट करते हो या लगाते हो, और उसमें कितना आयरन होता है फिर एक बैग में, तो 200 mg ऑफ आयरन होता है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब जब आप ब्लड ले लेते हो तो फिर आपने कोई उसको एंटीकोएगुलेंट तो डालना है, मतलब कोई ऐसी चीज़ें डालनी है ताकि उस ब्लड को आप प्रिजर्व कर सको। तो उसमें आप डालते हो CPDA। तो एक एंटीकोएगुलेंट आप डालते हो सिट्रेट, और फिर आप कुछ न्यूट्रिएंट्स डालते हो जिस तरह फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडेनिन। तो इसको CPDA सोल्यूशन बोलते हैं। और आपने स्टोर किस किस टेम्परेचर पे करना है ये हमें अच्छा MCQ पता हो। ब्लड आप स्टोर करते हो 4 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर RBCs की अब बात करते हैं। अब खाली अगर आपने उस मतलब पूरा जो ब्लड कलेक्टेड है उसमें सिर्फ आपने RBCs लिए हैं, उस सिर्फ RBCs लेने को बोलते हैं कि पैक्ड सेल्स आपने लिए हैं। तो वो कहते हैं कि सिर्फ आप कैसे सिर्फ RBCs लेते हो, कि जो आपने पूरा वो ब्लड उस बैग में कलेक्ट किया था ना, आप उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करते हो। तो जो प्लाज्मा है वो ऊपर टॉप पे कलेक्ट हो जाता है और नीचे RBCs कलेक्ट हो जाते हैं। अब इन RBCs में ना फिर आप एक सोल्यूशन डालते हो SAGM से सेलेन, एडेनिन, ग्लूकोज और मैनेटोल। ठीक है, ताकि सही अच्छे प्रिजर्व रहें और बेस्ट कंडीशन में रहें आपके RBCs। अब वो कहते हैं कि आपके पास ना अब एक चॉइस होती है कि आप इन RBCs को रन करो एक लूको डिप्लीशन फिल्टर से। लूको डिप्लीशन फिल्टर क्या मतलब कि जो लूको यानी WBC की बात हो रही है, तो WBCs को जो निकाल सके, तो इट रिड्यूसेस द वाइट सेल काउंट। अब इससे ना फ़ायदा ये होगा कि कुछ हमारे रिएक्शंस हैं जो WBCs की वजह से हो जाते हैं, वो भी हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन हम ये बात याद रखेंगे। तो इस तरह करने से फिर वो वाले रिएक्शंस नहीं होंगे, वो वाले इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। अब कहता है कि वही RBCs की वही बात कि वो जिसमें आपने पूरे खून को पूरे ब्लड को जिस टेम्परेचर पर स्टोर किया था, तो RBCs को भी आप 4 ± 2 ही है। और कितनी देर के लिए आप यूज़ कर सकते हो एक ब्लड बैग? 35 to 40 डेज तक आप यूज़ कर सकते हो। अब कब इंडिकेटेड है कि आप सिर्फ ये पैक्ड सेल्स लगाओ, सिर्फ आप RBCs का कॉन्सेंट्रेट लगाओ? एक तो ये कि अगर बहुत ही सिवियर एनीमिया है, फिर एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, या तो वो बहुत ही बुढ़े हैं या वो बहुत ही छोटे हैं। फिर इन पेशेंट्स जिसमें डर है कि आपने अगर पूरा ही ब्लड लगा दिया तो वो वॉल्यूम ओवरलोड में चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें फिर आप पूरा ब्लड ना लगाओ, आप सिर्फ RBCs लगा दो ताकि वो फ्लूइड ओवरलोड वाली कंडीशन में ना चला जाए। ठीक है, तो इन पेशेंट्स जिसमें लार्ज वॉल्यूम से डर है कि वो वॉल्यूम ओवरलोड में चला जाएगा। फिर अब ये तो सारी बातें हो गई। अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बंदे में क्या किया जाए? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बंदे में आप ये करते हो कि आप उस जो आपके ब्लड है आप उसको इरेडिएट कर देते हो रेडिएशन से। लेकिन फिर एक बुरी बात, फ़ायदा तो ये है कि चलो कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस वगैरह नहीं होंगे, कोई मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बंदे को मसला नहीं होगा। लेकिन एक बुरी बात यह है कि जो आपका 35 to 40 डेज़ की हाफ लाइफ थी वो अब कम हो गई है सिर्फ 2 वीक्स तक। ठीक है, तो अब आप इरेडिएटेड RBCs को आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो 14 डेज़ तक के लिए, जबकि पहले आप स्टोर कर सकते थे 40 डेज़ तक के लिए। अब बात करते हैं प्लेटलेट। अब कहते हैं प्लेटलेट ऐसे भी हो सकता है कि आप वो हमने जो बात की कि आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट कर लो तो ऊपर वो प्लाज्मा वगैरह रह जाता है, तो आप उसमें से प्लेटलेट निकाल लो। कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ होल ब्लड, लेकिन दिस इज़ रेयर और ये इतना कोई मज़े का प्रोसीजर नहीं है। और ये जो इसको कहते हैं पूल्ड रैंडम डोनर, या आप ऐसे कर सकते हो, आप एफरीसिस कर लो। अब ज़रा हम एफरीसिस की बात देखते हैं। इसमें आप करते ये हो कि आप एक मतलब एक आपने किया होता है कि चलो इस बंदे मैंने इतना ब्लड देना, तो आप फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ब्लड एक कलेक्ट कर लेते हो, और आप जितना भी आपको ब्लड चाहिए ना आप एक गुच्छे में कलेक्ट करते हो। इस पूरे बोलस, दिस गुच्छा इज कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल वॉल्यूम। ठीक है, अब उसमें से जितने आपको मतलब आपको जो भी चाहिए, सपोज इस केस में आपको प्लेटलेट चाहिए, अब उस पूरे ब्लड में से जो आपका रिक्वायर्ड कंपोनेंट जैसे प्लेटलेट थे ना, वो आप एक कलेक्शन बैग में अलग स्टोर कर लेते हो। और आपने प्लेटलेट अलग कर लिए और जो बाकी सारा कुछ होता है वो आप वापस बंदे में भेज देते हो। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब जरा हम थोड़ा MCQs बात कर लेते हैं, थोड़े नंबर्स आ रहे हैं। अब एक जो इस एफरीसिस से आपने प्लेटलेट की यूनिट ऑब्टेन की है ना, तो वो कितना प्लेटलेट बढ़ा सकती है? 30,000 to 60,000 बढ़ा सकती है। तो ये हमें MCQ के लिए पता हो। फिर RBCs की हमने बात की थी कि आप उनको स्टोर करते हो 4 ± 2 पे, 4 ± 2 पे। और प्लेटलेट्स को आप कितने पे स्टोर करते हो? 22 ± 2 पे। और ये इनकी बहुत ही छोटी हाफ लाइफ है, ये सिर्फ 5 डेज़ तक जिंदा रहते हैं, जबकि RBCs कितने थे? 40 डेज़ तक। फिर हम FFPs की बात करते हैं। अब कहते हैं एक यूनिट ब्लड से आप कितना FFPs कितने प्लाज्मा, और मतलब प्लाज्मा में FFPs होंगे तो आप कितना निकाल सकते हो?
बल्कि प्लाज्मा ही FFPs है। तो 250 ml आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब FFP का क्या फ़ायदा है, ये मैं क्यों लगाऊं? इसलिए क्योंकि इसकी अच्छी बात ये है इसमें कोएगुलेशन फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और इसका वो टेम्परेचर भी थोड़ा एक्सट्रीम्स वाला है। इसका -40 और टू -50, और लेकिन हाफ लाइफ बहुत देर के लिए आप यूज़ करते हो, आप 2 years के लिए आप इसको करते हो। अब लेकिन ये जब आपने इसको अब -40 पे आप फ्रीज़ करके रखते हो, तो आपको यूज़ करने से पहले इसको थॉ करना पड़ता है। यानी वो जो आप फ्रोज़न चिकन को नहीं रख देते कि वो डी फ्रीज़ हो जाए चिकन, वो तो इसको कहते हैं थॉ करना, कि बस ऐसे ही आप रख देते हो ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ना मतलब गर्म हो जाए, उसकी बर्फ़ उतर जाए उसके ऊपर से। तो हाँ, तो आप नॉर्मल एट 37 डिग्रीज आप रख देते हो, और जब वो थॉ हो जाता है तो फिर आप लगाते हो FFPs। आप फ्रोज़न हालत में तो नहीं लगा सकते। अब कहते हैं लेकिन उस थॉइंग के ना, उस मतलब उस डी फ्रीज़ करने के प्रोसेस में आपने उसको 4 आवर्स तक आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब ये हमें FFPs के MCQs के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पता होगा कि क्या इंडिकेशन है FFPs देने की। तो वो क्योंकि इनमें कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, तो आप उन कंडीशन में दो जिसमें कोएगुलेशन फैक्टर्स का मसला होगा। जिस तरह फैक्टर्स की अगर डेफिशिएंसी है उस बंदे को, लिवर डिजीज़, क्योंकि लिवर डिजीज़ में नहीं बनते कोएगुलेशन फैक्टर्स। हाँ, अगर वॉरफरीन ओवरडोज का आप रिवर्सल करना चाहते हो, रैपिड रिवर्सल के लिए FFPs देते हैं वॉरफरीन के लिए, लेकिन वॉरफरीन का असली एंटीडोट क्या होता है? विटामिन के। तो ये हमें बात पता। फिर कोएगुलोपैथी अगर हुई हुई है, कोई बहुत मैसिव ट्रांसफ्यूजन आपने की थी और उसके बाद वो कोएगुलोपैथी, उसका कोई रिएक्शन हो गया, तो उसमें भी फिर आप FFPs दे सकते हो। और स्पेशली ये भी हम याद रखेंगे DIC में भी FFPs देते हैं, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। अब देखते हैं क्रायो क्या होता है। तो कहते हैं अब FFP का भी ना उसके अंदर से आप निकाल सकते हो क्रायो। तो 1 यूनिट FFP से आप 1 यूनिट क्रायो निकाल सकते हो। क्रायो का क्या फ़ायदा है कि इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, फैक्टर 8, फिब्रिनोजन और वॉन विलेब्रेंट, ठीक है। तो ये इसकी अच्छी बात है, हमें पता होगा इसमें क्या क्या होता है। और इसका टेम्परेचर क्या है? -30, और इसकी भी सेम हाफ लाइफ है जो इधर से थी। तो इसके टेम्परेचर से बस 10 हमने कम कर दिया तो 30 बन गया, ठीक है। तो ये हमें टेम्परेचर जो मैंने बताया वो एटलीस्ट हमें पता हो। फिर क्या चेंजेस हो जाते हैं ब्लड में ड्यूरिंग स्टोरेज? अब पहला तो ये चेंज होता है कि जो ATP और 2,3 GDP लेवल्स हैं ना, वो कम हो जाते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 5 और 8 स्पेशली ना, ये बहुत कम हो जाते हैं। अब ये ना आगे के लिए बात याद रखनी है, इसका आगे एक पॉइंट आएगा। फिर अगर आपने ब्लड स्टोर किया हुआ है, तो अब ब्लड तो आप कब तक स्टोर कर सकते थे? 35 to 40 डेज़ के लिए, लेकिन प्लेटलेट कब तक जिंदा रहती थी? वो तो सिर्फ 5 डेज़ के लिए जिंदा रहती थी। तो और हाँ, एक और बात हमने पढ़ी थी कि प्लेटलेट तो उसका तो टेम्परेचर था 22 टू +-2, इसका 4 तो नहीं था। 4 तो किसका था? ये ब्लड वाले का। तो आपने तो ब्लड को स्टोर किया हुआ है 4 +-2 पे। तो अगर ब्लड को आप 4 +-2 पे स्टोर करोगे, तो बजाय कि जो प्लेटलेट 5 डेज़ तक जिंदा रहती थी, वो अब सिर्फ 48 आवर्स तक जिंदा रहेगी, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब एक हमें MCQ के लिए जैसे एक पॉइंट पता हो, द ओनली कंडीशन जब आपने फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा देनी है तो वो है नियोनेट्स में, ठीक है। तो ये हमें एक बात पता हो। अब हम थोड़े से पढ़ते हैं कि ओवरऑल इंडिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, हमें अच्छी आती हैं। ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब एक जो आप पॉइंट लगाते हो खून की, तो उससे HB आपका कितना रेज होता है? तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम। अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम का मतलब है कि 0.8 ग्राम एलिवेट होता है। अब ना हम देख लेते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर उसको हेमरेजिक शॉक है, ठीक है, तो हेमरेजिक शॉक में ब्लीड उसकी होती जा रही है एक्टिव, तो जितना भी HB आप बस उसको सीधा खून लगाओ। फिर अगर उसको मतलब बेशक मतलब लाइफ थ्रेटनिंग बेशक नहीं है, लेकिन अगर उसको एक्टिव ब्लीड हो रही है और उसका HB <8 है, फिर आप लगाओ। फिर अगर उसको ड्यूरिंग दी ऑपरेशन ही यानी पेरी ऑपरेटिव एनीमिया ही हो गया, तो आपने तो इंश्योर करना है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी एडिक्वेट रहे, क्योंकि खून से ही तो ऑक्सीजन डिलीवर होता है आपके टिश्यूज़ वगैरह को। तो आप यही अगर ऑपरेशन के दरमियान उसको एनीमिया हो गया, तो फिर लास्टली ये कि अगर उसको बहुत मतलब क्रॉनिक एनीमिया चल रहा है, लेकिन उसका बहुत सिम्प्टोमेटिक एनीमिया है, तो बेशक उसकी सर्जरी होने या कुछ भी होना है, अगर क्रॉनिक सिम्प्टोमेटिक एनीमिया तो आपने लगा देना है। पर हमने एक वो थोड़ा सा MCQ के लिए नहीं कवर किया कि बस हम पॉइंट देख लेते हैं कि कितने ml ट्रांसफ्यूजन से कितना HB रेज होता है। तो इसका बस है कि 7 ml पर kg अगर आप लगाओगे ना ब्लड, तो उससे आपका HB 1 ग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज होगा। अब ना एक हम इम्पॉर्टेंट एक है कितना हीमोग्लोबिन हो के आपने ट्रांसफ्यूजन कर देनी है। अब इसमें इतनी जल्दी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्जरी में आप कब कितने HB पे आप ट्रांसफ्यूज कर देते हो ब्लड? आप 8 पे करते हो, 8 ग्राम पे, ठीक है। 8 ग्राम पे आप बस अंधाधुंध ट्रांसफ्यूज कर देना है। ये एक बस एक इंपॉर्टेंट MCQ था, इसने तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ फजूल में दी हैं।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। अब ये ना बहुत जनरल से हैं, तो उनको बस हम एक थोड़ी सी रीड दे देते हैं कि एक तो ये कि जो पेशेंट है वो सही आइडेंटिफाई हो, आप एमी एरे वगैरह को ब्लड ना लगा दें। फिर जो पेशेंट का नाम है और जो उसका ब्लड ग्रुप है और जो उस ब्लड बैग पे ग्रुप लिखा हुआ है वो सारा कुछ मतलब मैच होना चाहिए कि वहाँ पक्का इसी बंदे को लगना था खून। फिर आपने उस बंदे की ए बी ओ आर एच कंपैटिबिलिटीज़ चेक की हों, जो आपने खून लगाना है, जो आपने बैग लगाना है उससे आपने वो चेक किया हो कि हमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है इसमें डोनर में और रिसिपिएंट में। फिर आप हर बैग ज़रूर देख लें कि उसको कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। क्रॉस मैचिंग वही बात होगी, ज़रूर करानी है। वाइटल्स आपने चेक करते रहने हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन के कोई उसको रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर जिस रेट पे आप दे रहे थे वो आपने नोट डाउन करनी है। हाँ, स्टॉप कब करना है कि कोई भी अगर रिएक्शन होता है ना तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना माइंड में रखना है। आपके पास अगर कोई रिएक्शन होता है, आपके पास इमरजेंसी मेडिकेशन एट हैंड हों, आपने उस डोनेशन वाले ब्लड को HBV CV IV के लिए इंश्योर किया हो, और इवन CMV भी। ये होता है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन है ना तो इनमें ज़रूरी है CMV के लिए स्क्रीन करा लेते हैं। फिर जो डोनर है वो सही फिट हो, उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो ये थोड़ा एक जनरल ओवरव्यू था। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं। अब हम ज़रा इनके इधर से नाम देख लेते हैं, लेकिन असली हमें तब याद होगा जब हम डिटेल देखेंगे। तो इनके नाम सिर्फ क्या हैं कि अक्यूट इम्यून हिमोलिटिक रिएक्शन, डिलेड, एक तो फॉरन हिमोलिटिक रिएक्शन और एक डिलेड हो रहा है। फिर एक एलर्जी हो रहा है, एक उसको सिर्फ बुखार हो रहा है, फिब्राइल। फिर एक थोड़े एब्रीविएशन वाले दो नाम है, एक GVD और एक ट्राली। तो GVD ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, और ट्राली इनकी हम ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कोई क्यों आपने ट्रांसफ्यूजन थी उसको लंग इंजरी हो गई, ये हम जरा अभी आगे जाके देखते हैं, इनकी आएगी डिटेल। फिर उसको इन्फेक्शन, जो हाँ एक तो ये कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इतने सारे हो गए। फिर दूसरा क्या है, उसको इन्फेक्शन हो गए। इन्फेक्शन कौन कौन सी आप खून से जाती हैं, आदि तो हमें पता है, ये जो जितने भी हेपेटाइटिस वगैरह हैं, सिफिलिस जो है, और एक और इसने दी हुआ है मलेरिया भी, और HIV हम भूल गए। ठीक है। फिर स्टोरेज, जो आपने स्टोरेज उसकी की ब्लड की इतनी ज़्यादा देर, तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि उसमें हाइपरकलीमिया हो सकता है। ठीक है। फिर अब आपने CPDA डाला था ना उस ब्लड में उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, तो जो आपने सिट्रेट डाला वो कैल्शियम कम कर देता है, तो सिट्रेट टॉक्सिसिटी यानी हाइपोकैल्सीमिया। फिर हाइपरगलीमिया के साथ कि हमेशा भाई चलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर आपने उसको ठंडा ठंडा बैग लगा दिया तो उसमें हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और फिर वो हाइपर अमोनीमिया भी हो सकता है। और एक ये है कि वो DIC में वो चला गया यानी कोएगुलोपैथी। फिर अब ये हमने 3 मेन हेडिंग्स पढ़ी ना, तो 2 और मेन हेडिंग्स आ रही हैं, थोड़े छुपा के लिखी हुई, लेकिन हम मेन नहीं लिखेंगे। तो एक ये कि आपने उसको होल ब्लड लगा दिया तो वो फ्लूइड ओवरलोड में ही चला गया। फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो उसको कंजेस्टिव कार्डियो फेलियर हो जाएगा। फिर आपने वो लगाया तो कहीं उसको एयर एम्बोलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया, या उसकी वेन इन्फेक्टेड हो गया तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया। ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता होता है, ज़रूर करना है। फिर अब हम जो इतने ज़्यादा नाम पढ़ लिए थे, अब उनकी डिटेल देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो अक्यूट इम्यून हिमोलिटिक रिएक्शन था, ये क्यों हो जाता है। अब एक हम इसका MCQ को पता हो, दिस इज़ द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ रिएक्शन, और ये तब होता है कि जब मतलब जो डोनर का ब्लड था वो रिसिपिएंट के ब्लड से ना मैच नहीं किया। ठीक है। तो जो पेशेंट की एंटीबॉडीज़ हैं वो डोनर के RBCs को तबाहियाँ मचाना शुरू कर देती हैं। तो ये सारा काम क्यों ख़राब हो रहा है कि पेशेंट ने अटैक करना शुरू कर दिया है डोनर के RBCs को। ठीक है। तो अब जब पेशेंट उन RBCs को अटैक करेगा, सॉरी जो रिसिपिएंट है वो डोनर के RBCs को रिएक्ट करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस हो जाएगा, और कोई भी जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे वो सारे आपके, जब हेमोलिसिस हो रहा है तो सारे जितने टूटा गन जितना भी आ रहा है वो तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ही आ रहा है। अब इसके क्या कैसे आपको पता चले कि आपको एक एक्यूट इम्यून हिमोलिटिक रिएक्शन हो रहा है, तो आपको चिल्स, फीवर्स, बुखार जैसे होता है, उस तरह आपको फील होगा, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, जिस जगह पे ब्लड डल रहा होगा उस साइड पे आपको पेन होगा, इवन लंबर पेन, उसको सांस चढ़ेगा, और वो जो RBCs क्योंकि हेमोलिसिस हो रहा है तो उसके यूरिन में आएगा ना सारा कुछ टूट के, तो हीमोग्लोबिन यूरिया आएगा, और हाइपोटेंशन, क्योंकि बेसिकली ना वो शॉक में जा रहा है, तो सारी चीज़ें ये शॉक वाली हैं ऑलमोस्ट। तो ओके, अब इसमें आपने क्या करना है, तो द फर्स्ट थिंग टू डू इज़, MCQ हमें पता हो, द फर्स्ट थिंग टू डू जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि इसको हिमोलिटिक रिएक्शन हो रहा है तो वो है कि आपने स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू। उसके बाद फिर आपने अच्छा, उसके बाद जो करना है ना वो हम ज़रा पढ़ेंगे इधर से, तो हम अभी उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, उधर ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, वो अभी ज़रा देखते हैं, नहीं बल्कि अभी देख लेते हैं तो फिर रिदम बन जाए। अच्छा ओके, ये हिमोलिटिक रिएक्शन हो गया।
अच्छा जी, अब या तो हीमोलिटिक रिएक्शन होगी, एक ही बात है कि वही अगर उसकी इनकम्पैटिबिलिटी थी तो फिर ये हुआ ना, ABO इनकम्पैटिबिलिटी थी। तो अच्छा ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात है, तो ज़रा हम ये देखते हैं। तो यही अगर उसको ABO इनकम्पैटिबिलिटी है तो सबसे पहले तो स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी आप उसको उतारो पूरी वो ब्लड गिविंग सेट को, और आप उसको सीधा उसी कंडीशन में आपने ब्लड बैंक को वापस कर देना है। और फिर क्योंकि दिस बंदा विल बी इन शॉक, तो आपने उसको वो सिलाइन दे देनी है, ठीक है, कमेंस सिलाइन इन्फ्यूजन। फिर आप उसकी जब भी बंदा शॉक में होता है तो आप उसके क्या मेंटेन रखते हो, जस्ट टू इंश्योर कि आपकी जो फ्लूइड आप दे रहे हो वो काम कर रहा है वाकई या नहीं, आप उसकी यूरिन आउटपुट मेंटेन करते हो। तो आप उसको कैथेटराइज करो और यूरिन आउटपुट मेंटेन करो। हाँ, और कितने पे, ग्रेटर देन 1 ml per kg, ठीक है, पर आवर। तो और अगर इतनी वो नहीं कर रहा यूरिन आउटपुट तो फिर आप उसको फ्यूरिसेमाइड दो, ठीक है। अब ये बंदा ना यूजली गया होता है शॉक में या DIC में, ठीक है, ये एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन वाला। तो इफ़ देर इज़ DIC, सॉरी, तो उस DIC को आप ट्रीट करें, जिस तरह उसके आपने FFPs दोगे, आप प्लेटलेट दोगे, जो भी है, और इन्फॉर्म द हॉस्पिटल ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट, उनको बता दो कि यार ये सीन हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा फ्लो चार्ट था कि अगर कोई ब्लड रिएक्शंस हो गए तो अब आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये वो वाला था कि अगर उसको ABO इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है, और ये बेसिकली ये ABO इनकम्पैटिबिलिटी ही था, ठीक है। अब इसी का मैचिंग भाई चल रहा है कि अगर आपने मतलब या तो अगर कोई और हीमोलिटिक रिएक्शन है जो आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, या फिर अगर मतलब उस जो आपने ब्लड उसको आप दे रहे थे उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी वही बातें हैं, बस ये डिफरेंट है कि आपने उसके क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड तो टेक ब्लड कल्चर्स, आपने उसका क्रॉस मैच रिपीट करना है कि कोई कहीं ABO इनकम्पैटिबिलिटी ही तो नहीं थी, कोएगुलेशन स्क्रीन करा लें, बायोकेमिस्ट्री सारी हमने लैब्स यानी करा लेनी है। क्योंकि इन्फेक्शन सस्पेक्टेड यू विल गिव एंटीबायोटिक्स, और इसमें इवन आप ऑक्सीजन भी दोगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब हमने अक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन की बात कर ली थी, अब बात करते हैं डिलेड हीमोलिटिक की। तो अब हमें पता है कि सबसे पहले जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो होती हैं IgM, और बाद में होती हैं IgG। तो ये वाला क्योंकि दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, फिर ये हीमोलिटिक रिएक्शन उसको हुआ, और ये होता है IgG एंटीबॉडीज़ की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब है नॉन इम्यून, के इम्यून वाला सिस्टम अब तो इन्वॉल्व ही नहीं है, अब कोई और मसला है। तो वो फिर क्या मसला है, तो वो है कि जब आपने जो ब्लड बैग उसको लगाना था ना, वो उस ट्रांसफ्यूजन से पहले ही डैमेज था वो खून। तो व्हेन RBCs आर डैमेज प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन से पहले ही वो RBCs डैमेज थे जो आपने उसको लगाए हैं। तो इस वाले में उसको कोई सिम्टम नहीं होंगे, हाँ, लेकिन उसको हीमोग्लोबिनीमिया मतलब उसके ब्लड में वो गंदे आपने टूटे हुए RBCs दे दिए हैं उसको उस बैग में से। तो बंदे में क्या नजर आएगा कि उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने उसको गंदे RBC टूटे हुए RBCs दे, और फिर उसके यूरिन अगर जब उसके ब्लड में है तो फिर यूरिन में भी आएगा, तो हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। जो कि फिर एलर्जिक रिएक्शंस की बात करते हैं, ये क्यों हो जाते हैं। अब हमने बात की द मोस्ट सीरियस रिएक्शंस आर एक्यूट हीमोलिटिक वाले, द मोस्ट कॉमन वाले और कौन से, वो एलर्जिक वाले हैं। और ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो रिसिपिएंट है वो डोनर की प्लाज्मा प्रोटीन्स के खिलाफ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और ये वही हैं सारे, वो जो हाइव्स नहीं हो जाता, वो इचिंग, रैश, अर्टिकेरिया वगैरह, तो और एंजियोडीमा, और ब्रोंकोस, सांस नहीं आता उसको क्योंकि उसके ब्रोंकोस्पेज्म में वो चला जाता है। तो सारे ये वो वाले सिम्टम है, वो एलर्जी वाले रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें फिर आप क्या देते हो, क्योंकि इट इज़ बेसिकली एन एलर्जिक रिएक्शन, तो आप एंटीहिस्टामिन्स देते हो इसमें, और बहुत सिवियर हो फिर तो आप एपिनेफ्रिन भी देते हो, ठीक है। अच्छा, अब ना फिब्राइल रिएक्शन पे चलते हैं। फिब्राइल वो है कि जो विदिन 24 आवर्स होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो डोनर के WBCs होते हैं ना, तो उनके खिलाफ आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है। अब हमने पढ़ा था कि डोनर के WBCs आप कम करने के लिए क्या करते हो, आप उनको करते हो लूको डिप्लीट, लूको रिडक्शन, ठीक है। तो आप लूको डिप्लीशन फिल्टर से आप उनको गुजारते हो। तो इसकी प्रिवेंशन सिंपली क्या थी कि आप उनको लूको डिप्लीट कर लो, ठीक है। और ये क्यों था, ड्यू टू WBCs। एलर्जिक क्यों था, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। फिर है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, ये भी WBCs की वजह से, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि ये विद इन अ मंथ होता है, फिब्राइल विद इन 24 आवर ही हो जाता है। और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बंदे में होता है कि जो डोनर के WBCs हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बंदे के टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो उसके सारे ऑर्गन फेलियर वाले सिम्टम हो जाते हैं, जैसे जैसे क्या क्या था, हाँ, बोन मैरो फेलियर। उस बोन मैरो फेलियर तो वो पैनसाइटोपिनिया में जाएगा। उसकी गट को अटैक होगा तो डायरिया, लिवर को अटैक करता है, लिवर सारे प्रोफाइल डिरेंज्ड हो जाएगी, और ये सारी बातें ना, ठीक है। तो इसमें आप करते थे कि आप लूको डिप्लीट कर देते थे। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में पढ़ा था पहले कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में आप इरेडिएट कर लो, ठीक है। तो ये बातें हो गई।
फिर जल्दी से ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी को देखते हैं। ये होती है विद इन 6 आवर्स, ठीक है। और ये यूजली किससे होती है कि जब आपने FFPs ट्रांसफ्यूज़ किए और वो FFPs का डोनर अगर मल्टीपैरस वुमन थी तब। तो बेसिकली आपको अटैक करते हैं उस डोनर के न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स जो आपका लंग का एंडोथेलियम होता है ना, उसकी परमिबिलिटी ज़्यादा कर देते हैं। तो अब परमिबिलिटी ज़्यादा होगी तो सारा फ्लूइड लीक हो जाता है, पल्मोनरी एडीमा वगैरह हो जाता है। तो इसके आप बिल्कुल उस तरह ट्रीट करते हो जिस तरह आप ARDS वगैरह को ट्रीट, ऑक्सीजन देते हो और आप ARDS की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है। तो ये वाली बातें हो गई। देखते हैं कि जो आप बहुत मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप उसको अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लगाओ तो फिर इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहले तो हमें पता हो कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती क्या है। तो अगर आप पेशेंट का टोटल ब्लड वॉल्यूम, उस बंदे में जितना भी खून है जो कि हमारा 5 लीटर होता है बॉडी में, अगर आप वो लेस देन 24 आवर्स में उतना ही ब्लड रिप्लेस कर दो, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। या आपने उस बंदे में जितना भी खून है उसका हाफ अगर आपने 1 आवर में लगा दिया तो ये 2 डेफिनेशंस हैं कि एक तो ये कि आपने उसका टोटल ब्लड वॉल्यूम इन लेस देन 24 आवर्स ही रिप्लेस कर दिए, या आपने उसका आधा ब्लड वॉल्यूम 1 आवर में आपने रिप्लेस किया, ठीक है, आपने एडमिनिस्टर किया। तो इसको कहते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके एम्स क्या, हम करना क्या चाह रहे हैं। एक तो ये कि ये अच्छी बात होती है कि मतलब आपने जल्दी से उसका सारा ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर हो जाता है, और आपको कोई हीमोस्टेसिस वगैरह होम्योस्टेसिस वगैरह का डर नहीं होता, और सारा कुछ उस मतलब वही खून जो गिरा है उसी कॉम्पोजिशन में खून लग जाता है, तो जो लूज़ हुआ है वो ही वापस आ जाता है, तो इसका कोई मसला ही नहीं, और बहुत जल्दी ये प्रोसेस है, ये अच्छी बात हो गई। फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी मेंटेन रहती है, वो कम नहीं होती, और जितना भी ऑन्कोटिक प्रेशर है और जितनी भी उस खून की बायोकेमिस्ट्री वो सब कुछ मेंटेन रहता है। तो ये तो एम्स हो, मतलब ये एम हो गया आपके। अब इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि आप इतना ज़्यादा खून रिप्लेस करती है, ये इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या क्या मसले हो जाते हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब खून स्टोर्ड रहता है तो स्टोरेज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कि स्पेशली फैक्टर 5 और फैक्टर 8 कम हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो वही, तो अब वो कम होंगे तो कोएगुलोपैथी होगी। फिर डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कि मतलब असली में तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है, लेकिन आप जो इतना ज़्यादा खून, तो मतलब इतना ज़्यादा खून आपने उसको लगाया तो एक उस जितना आपने खून लगाया उतनी प्लेटलेट्स नहीं गई, तो मतलब एक तरह का डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि जितना आप ब्लड दे रहे हो, मतलब प्लेटलेट भी गई हैं लेकिन जितना ब्लड गया है उसके मुताबिक प्लेटलेट्स कम रह गई हैं, उसके रिलेटिव प्लेटलेट्स कम रह गई हैं, तो डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये। तो एक खून का मसला हुआ कोएगुलोपैथी, एक प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर और स्टोरेज वाली कॉम्प्लिकेशन जो हमने देखी थी, कि एक तो क्योंकि ये जो हमने इधर सारी कॉम्प्लिकेशन देखी थी ना, किधर गए ये वाले नहीं, हाँ ये, कि एक तो हमने सिट्रेट टॉक्सिसिटी पढ़ी थी। तो सिट्रेट टॉक्सिसिटी से हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि सिट्रेट सारे कैल्शियम को नीचे कर लेता है ना, तो यानी प्रेसिपिटेट करा देता है। तो हाइपो, आपका सारा कैल्शियम तो प्रेसिपिटेट हो गया, आपके लिए तो नहीं बचा, तो हाइपोकैल्सीमिया। फिर हाइपरकैलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमने बात की थी, ये हर वक्त साथ साथ चलते हैं। इधर इसने ये भी लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हुआ, इसने रीज़न भी दिया हुआ है, इट इज़ ड्यू टू द सिट्रेट जो आपने ऐड किया था। फिर आपने इतना ज़्यादा ब्लड लगा दिया, ठंडा ब्लड लगा दिया, तो वो हाइपोथर्मिया में चला गया बंदा। फिर ARDS में वो जा सकता है, जिसकी हमने एक 6 आवर्स वाली फॉर्म पढ़ी थी, कि जो ट्रांसफ्यूजन रेट ये तो 6 आवर्स में होती थी ट्रांसफ्यूजन रेट लंग इंजरी, तो अगर फ़ौरन अगर आपने मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो फिर अब वो उसी वक्त ARDS में जा सकता है, ठीक है। फिर हम अब ये इधर तक हमारा इंपॉर्टेंट बस हो गया, ठीक है। अब थोड़े से हम बस जनरल कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। एक तो ये कि ऑटो ट्रांसफ्यूजन क्या होती है। तो आप बंदे का अपना ही खून उसको लगा रहे हो, तो इसको मतलब अपना ही ब्लड उसको लग रहा है, तो उसको कहते हैं ऑटो ट्रांसफ्यूजन या ऑटोलॉगस ब्लड। अब 3 तरह की ऑटो ट्रांसफ्यूजन हो सकती है। एक तो है कि प्री डिपॉजिट, ये उनमें होता है जिन लोगों के मतलब रिलीजियस रीजंस नहीं अलाउ कर रहे होते हैं वो किसी और का खून लगाएं, या अगर वो किसी और से खून लगवा रहा होता है तो उसको बार बार एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस होते जाते हैं, तो इन वाले लोगों के लिए अब प्री डिपॉजिट है क्या, ये जो हमने नाम बोला, इसमें यह है कि आप पेशेंट का अपना ही ब्लड निकालते हो और आप उसको स्टोर करके रख लेते हो, और पेशेंट को आप जो पेशेंट से ब्लड निकालते हो उसकी जगह आप उसको आयरन प्रिपरेशन एक लगा देते हो, IV, ठीक है। और जब फिर उस बंदे की सर्जरी होती है, आप उसको वो ब्लड जो आपने उसी बंदे का लेके स्टोर किया होता है वो आप उसको लगा देते हो। फिर एक है सेल सैल्वेज ये होता है कि जितना भी ब्लड लॉस हुआ ना ड्यूरिंग सर्जरी, वो मतलब ऑपरेशन साइट से आप कलेक्ट कर लेते हो, और इस सारे जो ब्लड निकल रहा होता है इट इज़ प्रोसेस्ड इन अ मशीन जिसको आप सेल सेवर कहते हो। सेल सेवर करता क्या है कि वो उस खून से जो वो बंदा लूज़ कर रहा होता है खून, उससे सारे क्लॉट्स और डेब्रीज वगैरह रिमूव कर देता है और वापस उस बंदे का निकला हुआ खून उसको रिटर्न कर देता है,
ठीक है। और लेकिन कुछ है जिसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये प्रोसीजर, जो मेलिग्नेंसी वाले हैं और सेप्सिस वाले हैं, इनको आप उनका ब्लड, क्योंकि इन लोगों में ब्लड ही गंदा होगा, तो आप इनको फिर नहीं दो देते हो ऐसे करके। फिर एक है हीमोडाइल्यूशन, कि आप उस बंदे से ना जिसका ऑपरेशन हो रहा है, आप उसे 1 to 2 पॉइंट्स ब्लड रिमूव कर लेते हो सर्जरी से पहले, और आप इसकी जगह उस बंदे को IV फ्लूइड लगा देते हो, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाता है कि अब जो वो अगर मतलब ड्यूरिंग सर्जरी खून लूज़ भी करता है, तो वो वही उसका अब डाइल्यूटेड ब्लड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड वो नहीं यूज़ कर रहा, वही आपने IV फ्लूइड दे के उसका ब्लड आपने डाइल्यूट कर दिया, वो वही अब डाइल्यूटेड यूज़ कर रहा है। फिर जब उसकी सर्जरी खत्म हो जाए, आप उसको वो ब्लड लगा दो जो आपने 1 to 2 पॉइंट्स पहले निकाला था, ठीक है। अब ना हम बात करते हैं DIC की, जिसका दूसरा नाम कंजम्पशन कोएगुलोपैथी या डिफिब्रिलेशन सिंड्रोम है। डिफिब्रिलेशन सिंड्रोम का हम जरा एक्सप्लेनेशन आगे आके देखते हैं, कंजम्पशन कोएगुलोपैथी की बात कर लेते हैं। अब डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन में होता क्या है, अब इसके जरा नाम की उस पर हम चलते हैं। यानी फैली हुई वेसल्स के अंदर कोएगुलेशन हो रही है। अब जब आपकी वैसा आप पूरी ये यूजुअली शॉक में होती है, ठीक है। तो आपका बंदा जब शॉक में गया होता है और DIC अगर उसको हुई हुई है, तो DIC में होता बेसिकली क्या है कि आपके ना बन जाते हैं क्लॉट्स, एम रैंडमली आपके हर जगह क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब आपके क्लॉट्स बन रहे हैं, तो इसमें मतलब यानी जब आपकी हर जगह कोएगुलेशन हो रही है, जो कि क्लॉट्स बन रहे हैं, तो इसमें हर जगह आपके कोएगुलेशन फैक्टर्स यूज़ होते हैं। अब क्योंकि इतने क्लॉट्स बने हर जगह पे, इतने क्लॉट्स बन गए कि हर जगह अब क्लॉट बनाने में कोएगुलेशन फैक्टर्स भी तो यूज़ हुए। तो अब इतने कोएगुलेशन फैक्टर यूज़ हो जाते हैं कि आपके पास कोएगुलेशन फैक्टरों की फिर कमी हो जाती है, और तो एक ही बंदे में उसी वक्त ही क्लॉट भी बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि क्लॉट बने और क्लॉट बनने के प्रोसेस में आपकी सारी जो कोएगुलेशन फैक्टर्स थे वो तो कंज्यूम हो गए, उनकी तो कंजम्पशन हो गई, वो तो यूज़ हो गए। तो उसमें फिर आपका साथ ही जब कोएगुलेशन फैक्टर ही नहीं होगा, फिर तो आप ब्लीड करोगे, तो साथ ही ब्लीडिंग ही हो रही है और साथ ही हर जगह क्लॉट भी बन रहे हैं, ठीक है। और इतने क्लॉट बन जाते हैं कि एंड पे आपके पास कोएगुलेशन फैक्टर बनते ही नहीं है, बचते ही नहीं है कि आप कि जब आपको असली में वो कोएगुलेशन फैक्टर चाहिए तो तब वो यूज़ हो सकें, ठीक है। और इसकी यूजली मैनिफेस्टेशन ऐसे होती है कि वो बंदा ना हर जगह से ब्लीड करना शुरू कर जाता है। उसको जहाँ पे कैथेटर लगा होता है, उसको जहाँ पे IV लाइन लगी होती है, हर जगह से वो ब्लीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या कॉजेज़ हैं जो DIC की तरफ रिजल्ट कर सकते हैं, ये OSP में यूजली पूछ लेते होते हैं, वाइवा में पूछ लेते होते हैं। तो ये है अच्छा। अब ना कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो कि या तो फॉस्फोलिपिड्स रिलीज़ करता है या टिश्यू फैक्टर रिलीज़ करता है, तो इससे हो जाएगा आपको DIC। अब ये कौन कौन सी कंडीशन है, एक हमने बात किया शॉक में, तो शॉक अब ज़रा थोड़े अच्छी बात नहीं, थोड़ा सा लूसली था। हाँ, ज़्यादा अच्छी बात होती है अगर हम कहते हैं सेप्सिस में, ठीक है, यानी सेप्टिक शॉक में। फिर अगर उसको सर्ज में वो गया हुआ है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम में, कोई भी ऑब्स की कॉम्प्लिकेशन से परसेंटेज एब्रप्शन, ये रिटेन प्रोडक्ट्स अगर रह गए उस बंदी के अंदर, ये कैंसर्स वगैरह में, कोई भी उसको ट्रॉमा हुआ है, सर्जरी हुई है, इनसेट इवन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में हमने बात की थी कि वो हर जगह से ब्लीड करना, हेमोलिसिस हो सकता है, और ये बंदा DIC है, जो जैसे हमने बात की थी एक्यूट इम्यून हेमोलिटिक रिएक्शन में कि ये DIC में चले जाते हैं, और फिर कुछ लिवर डिजीज़ में ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे है कि अब इसकी बहुत मतलब डिफरेंट सी पिक्चर होती है, तो इतना कोई पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन वो हो सकता है जो हमने बात की कि हर जगह से वो ब्लड लूज़ करना शुरू कर, जैसे वुंड की जो साइट होगी, IV लाइन कैथेटर, हर जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि उसके जो माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस क्लॉट्स जो बन रहे थे, उनसे एंड ऑर्गन डैमेज हो जाती है, किडनी, लंग, लिवर, हर कुछ डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब ये तो थी उसकी एक्यूट मैनिफेस्टेशन। क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन क्या है कि आपके लार्ज वेसल में थ्रोम्बाई बनना शुरू हो जाएंगे, ब्लीडिंग हो लेकिन लो ग्रेड, इतनी इमेंस नहीं, तो ये बस ऐसे ही है, ठीक है। अब ना इसकी हम ज़रा लैब्स पढ़ते हैं। अब लैब्स इसकी आसान है याद करने में कि अब क्योंकि आपके सारे कोएगुलेशन फैक्टर गए, तो आपके सारे जितने भी टाइमिंग्स होंगे वो तो प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। अब देखें, आपकी सारी उस क्लॉट बनाने में आपकी प्लेटलेट भी यूज़ हो गई। अब प्लेटलेट का कौन बताता है, ब्लीडिंग टाइम बताता है प्लेटलेट का फंक्शन, तो ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग होगा। फैक्टर 8 कम है तो APTT प्रोलॉन्ग होगा, बाकी सारे फैक्टर्स भी गए तो PT प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। तो सारे टाइमिंग्स आपके प्रोलॉन्ग हो गए। फिर अब क्लॉट जब बने थे तो क्लॉट बनाने में हमारा यूज़ हुआ था फिब्रिन, ठीक है। अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपके कोएगुलेशन फैक्टर्स ही कंज्यूम हो गए, तो अब तो ये क्लॉट टूट जाएगा, ठीक है। तो आपके आहिस्ता आहिस्ता द फिब्रिनोजन लेवल्स विल डिक्रीज, लेकिन
अच्छा, और ये जो फिब्रिनोजन लेवल का डिक्रीज होना ना, इतना कोई ज़बरदस्त वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब इतना ये पक्का मार्कर नहीं है डीआईसी का। हम बस अभी वैसे ही बात करें कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो फिब्रिनोजन लेवल इज़ यूजली डिक्रीज्ड। अब क्योंकि फिब्रिनोजन लेवल इज़ डिक्रीज्ड और अब ये सारे जो फिब्रिन के क्लॉट्स बने हुए थे, फिब्रिनोजन ने फिब्रिन बनाया, फिब्रिन ने क्लॉट्स बनाए, तो जितने भी सारे क्लॉट्स डिग्रेड करेंगे तो डिग्रेड करके ये बनाएंगे फिब्रिनोजन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स यानी FDPs। तो जो गंध है, जो फिब्रिनोजन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं वो तो ज़्यादा हो रहे हैं ना, फिब्रिनोजन तो कम हो रहा है क्योंकि आपके सारे कोagulation फैक्टर्स तो अब गए। ओके जी, तो ये क्या हो गया? हाँ, FDP ज़्यादा हो गए, फिब्रिनोजन कम हो गया और सारे टाइमिंग ज़्यादा हो गए। फिर एक और बात, आपका डी डाइमर भी ज़्यादा हो जाता है। डी डाइमर वो बताता होता है कि ये यूजली तब आता है जिस तरह ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह की कंडीशन नहीं होती, उसमें ये रेज हो जाता है जब भी आपके मतलब क्लॉट बने और वो क्लॉट अगर मतलब आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, तो तब ये यूजली डी डाइमर्स आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ओके जी, अब ये तो सारी थी कि अक्यूट में क्या क्या हो रहा है। तो क्रॉनिक में क्या क्या हो सकता है? क्रॉनिक वाला इतना कोई इसने अच्छा नहीं लिखा हुआ। बस ये कि जो क्रॉनिक का पक्का बताएगा ना, वो बताएगा कि FDP और डी डाइमर यूजली एलिवेट होंगे, और इसका कोई इतना पक्के वाला नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो मतलब बंदा ठीक जा रहा था, अनएक्सपेक्टेडली उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, ठीक है, क्योंकि सारी प्लेटलेट्स तो कंज्यूम हो गई, लेकिन वो अक्यूट में भी था और बाकी सारी चीज़ें अक्यूट में भी थी। तो बस एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्रॉनिक का वो है, और ये जो FDP और डी डाइमर वाला टाइमिंग्स इतना अक्यूटली इधर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, BT हो सकता है क्योंकि एकदम से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में गया अनएक्सपेक्टेडली, तो वो हो सकता है, लेकिन हम एज अ होल ही करेंगे जो इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। तो हम फिर से समराइज़ करते हैं, सारे टाइमिंग्स प्रोलॉन्ग्ड होंगे, फिब्रिनोजन कम, फिब्रिनोजन के डिग्रेडेड प्रोडक्ट ज़्यादा, डी डाइमर ज़्यादा, ठीक है। ओके जी, ओके, अब हम इसकी ट्रीटमेंट चलते हैं। तो हमने पहले भी बात की थी कि FFPs आप इन लोगों को लगाते हो, ठीक है, क्योंकि FFPs में क्लॉटिंग फैक्टर जो इन लोगों के अब यूज़ हो गए हैं, FFPs वो प्रोवाइड करेंगे। फिर प्लेटेट, क्योंकि इनके सारे क्लॉट बनाने में प्लेटेट यूज़ हो गए हैं, तो आप प्लेटेट ट्रांसफ्यूज़ करोगे। और लास्टली, नहीं बल्कि सबसे पहली जो बात थी वो था कि जो हमने इतने ज़्यादा कॉजेज़ पढ़े, आप उस कॉज को तो सबसे पहले ख़त्म करो, ठीक है। तो एलिमिनेट द कॉज, जो भी उसको मसला हो रहा है। और हाँ, फिर अगर कोई उसको एविडेंस नज़र आ रहा है कि उसका कोई जैसे मतलब कोई स्ट्रोक टाइप उसको कोई चीज़ लग रही है, जो क्लॉट्स बने थे, तो ऐसे कोई भी एविडेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस है जो नहीं अभी सॉल्व हुआ हुआ सीन, तो आप उसको एंटीकोगुलेंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेजर ट्रीटमेंट इन 3 पॉइंट्स की है, ठीक है। तो ये डन हो गया।